हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी वजह से उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे करेंगे और इसमें बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बायो-सेवर्ट लॉ बताया था। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ को यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, ये रेडियस है r, ये इसका रेडियस है r। ठीक है, अब इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं कि ये करंट इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है इसमें, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस तरीके से होगा। और किस तरफ होगा, देखो अंदर की तरफ टर्न हो रही, तो इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये DL एलिमेंट ले लिया मैंने, DL एलिमेंट। ठीक है, DL एलिमेंट, इसमें है करंट I। ठीक है, तो इसकी वजह से जो DL एलिमेंट की वजह से जो करंट इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो इसकी वजह से क्या आएगा, ये आएगा DB इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या बता रहा होता है, थीटा बता रहा होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है वो, और जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड पर, मतलब जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, उनको उस पॉइंट को और उस कंडक्टर को या एलिमेंट को जोड़ने वाली लाइन और उस डायरेक्शन उस कंडक्टर में जो करंट होगी उसके बीच में जो एंगल होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट बना लूंगा। तो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पे टेंजेंट बना लेंगे, इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पे टेंजेंट बना लेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन चाहिए तो वहाँ पे टेंजेंट बना लो। तो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, और आपको इस पॉइंट की तरफ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो रहा है बेटे, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये किसी वजह से था, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था। हमें निकालना है इस पूरे सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे। ठीक है, तो जो पूरा सर्कुलर वायर है इसकी वजह से देखेंगे। ठीक है, तो जो पूरा सर्कुलर वायर है इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में हम DL भी है, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तो इस साइड में तो B हो जाएगा इंटीग्रेट करके। अच्छा, इंटीग्रेशन हमेशा हम किसका करते हैं, इंटीग्रेशन हमेशा हम वेरिएबल का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं इंटीग्रेशन, हमेशा हम वेरिएबल का करते हैं, कभी भी हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे जो भी कांस्टेंट टर्म्स होंगे उन्हें बाहर निकाल लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अच्छा, I क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे लूप में जो करंट है वो कौन सी है, कितनी है, I है, वो बाहर आ गया। अच्छा, R क्या था, इसका रेडियस था। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर एलिमेंट मानता तो उसका भी डिस्टेंस कितना होना था, R। इस पॉइंट पे अगर रेडियस मानता तो इसका भी डिस्टेंस कितना होना था, R। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप मान लेते तो उसका डिस्टेंस कितना होना था, R होना था। तो R क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा क्या, DL एलिमेंट। अच्छा, DL क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने
इतना छोटा एलिमेंट माना, तो कोई कहता है कि सर मैं इतना बड़ा एलिमेंट मानना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि सर मैं और बड़ा एलिमेंट मानना चाह रहा हूँ। तो आप जितना बड़ा एलिमेंट मान सकते हैं आप मान सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो जो DL है ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन। क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब, समीशन, जोड़ने को कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं इस पूरे वायर को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ दूं, ठीक है, और तब जाके इसका समीशन करूं, तो क्या होगा कि जो ये छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया होगा, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इसका सरकमफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो क्या, सभी एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका सरकमफेरेंस मिलेगा। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर। इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो जो ये एलिमेंट था उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे का सरकमफेरेंस मिलेगा। कितना मिला, 2 पाई R, ठीक है। एक R से एक R कैंसिल, 2 पाई से इसको काटा तो 2, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर मिल गया, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। तो जो करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जो करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पे, ठीक है। चलो अब ये तो हमने पढ़ा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, लेकिन अगर सर्कुलर लूप की जगह सेमी सर्कुलर हो जाता तब क्या करते हैं, तब इसको हटाते हैं और सेमी सर्कुलर के लिए करके देखते हैं। ठीक है, अगर सेमी सर्कुलर वायर की वजह से होता तब क्या होता, तब सेम इसमें भी सेम वही चीज करेंगे जो पहले वाले में किया। इस पूरे वायर में हम एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे DL एलिमेंट। क्या मानेंगे बेटे, DL एलिमेंट मानेंगे इस पूरे वायर में, ठीक है। और इस पॉइंट, इसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। किधर आएगा, इनवर्ड। तरीका वही है, बायो सेवर्ट्स लॉ यूज करेंगे। तो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, देखो इस पॉइंट पे अगर हमें करंट का डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया। और जिस पॉइंट की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे भी थीटा कितना है, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है बेटे, साइन 90 होता है 1। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर DL, ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो B हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को भी बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे DL को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ मिलेगी। और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इंटीग्रेट करके कितना है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, कहता है पाई R के बराबर, ठीक है। R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R, ये हो गया
सेमी सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, जैसे अभी ये सेमी सर्कुलर वाला था, अभी अगर इसके क्वार्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको ठीक है, अगर इसकी वजह से होता तब क्या करते, तब पूरी चीज हमने सेम करनी थी, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालते तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी थी। अब देखो, पहले तो सर्कल था तो सर्कल का कितना था 2πr, सेमी सर्कल किया तो सेमी सर्कल का कितना आ रहा था πr। अब ये सेमी सर्कल का भी हाफ है, तो जब इसी वाले पार्ट में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें πr/2, πr/2 मिलेगा, तो क्या मिलेगा अपॉन में 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या था जब सेमी सर्कल का भी हाफ। अगर मैं इसको भी हाफ कर देता हूं, अगर मैं इसको भी हाफ कर देता हूं, इसको भी अगर हाफ कर देता, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता तब क्या होता, तब इसका भी हाफ हो जाता, πr/4 हो जाना था ये, और ये इसने 16 हो जाना था। ठीक है, तो ये तो एंगल्स हमें पता था। यहाँ पे इस पे कितना आ रहा था, इस पे आ रहा था 90, अब मैंने 90 का भी आधा किया तो कितना आ रहा था 45 डिग्री। यहाँ पे मतलब जो सेंटर पे जो ये इसकी जो लाइंस है कितने का एंगल बना रही, 45 डिग्री का एंगल बना रही थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई जनरल टर्म दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बेटे, जनरल चीजें दे दी जाए, तो जनरल के केस में हम क्या करेंगे, अब जरा देखो जनरल कैसा मतलब। ठीक है, तो यहां तक वाले पार्ट का तो हम पूरा सेम यूज करेंगे, इस वाले पार्ट में यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब जनरल टर्म दे दिया जाए। जनरल क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरीके से एक ये है, एंगल नहीं पता कि ये एंगल कितना है, थीटा बोल दिया, कितना बोल दिया गया है, थीटा। ठीक है, कि इसकी वजह से इसके इस सेंटर पे या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो। प्रोसीजर पूरा सेम था, वही था जो अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो बी की वैल्यू क्या हो जा रही थी, μ0/4πi/r² इंटीग्रेशन ऑफ dl। ऐसे तो कर रहे थे इसमें, हम यही तो कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन किया हमने, तो इंटीग्रेशन करके क्या मिल रहा था, मतलब जो कंडक्टर था उसकी लेंथ मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी लेंथ मिलेगी। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करना है, इसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे जरा देखो। हम जब ये यहाँ पे जैसे एंगल है ना, तो यही चीज समझा रहा हूं। जब ये पूरा सर्कुलर था तो सर्कुलर के केस में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, 2π या फिर 360। तो कितना बन रहा था, 2π या 360। तो क्या है कि जब एंगल 360 डिग्री था तो कंडक्टर की लेंथ या सर्कुलर पार्ट की लेंथ कितनी आ रही थी, 2πr आ रही थी जब 360 डिग्री था। तो जब 1 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, 2πr/360। ठीक है, और जब थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2πr/360 इंटू थीटा। ठीक है, तो इसे और अच्छे से लिखते हैं, तो θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर गिवन है जो कि सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें उसका लेंथ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा, उसका लेंथ चाहिए होगा। तो लेंथ कितना आएगा उसका, ये आएगा। अगर पूरा सर्कल होता तो 2πr हो जाता, सेमी सर्कल हो जाता तो πr होता, सेमी सर्कल का हाफ होता तो πr/2 हो जाता, अगर उसका भी हाफ हो जाता तो कहता होता πr/4 होता। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका जनरल लेंथ लिखना पड़ेगा। जनरल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, इतनी। ठीक है, तो जब इस वाले पार्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमें, इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा μ0/4πi/r² इंटू, इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो b की वैल्यू अगर इसे और कैंसिल आउट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं करना चाह रहे हो तो नहीं करो। लेकिन कैंसिल आउट कर भी दें अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें, μ0 I/2r θ
अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ कैसी है, जनरल लेंथ है और सर्कुलर फॉर्म में है, आर्क के फॉर्म में है, तब कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके सेंटर में, ये आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर किसी करंट कैरिंग कर्व की वजह से उनके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें अप्लाई किया, बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और एप्लीकेशन के साथ, बायो-सेवर्ट लॉ की एक और एप्लीकेशन के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।